बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टैन्टेनियस स्पीड। और ये टॉपिक काइनेमेटिक्स को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना था। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था काइनेमेटिक्स का। ये मेरा सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स है। इसमें हम लोग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टैन्टेनियस स्पीड को समझेंगे। तो चलो पूरे वीडियो को वॉच करिए, आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो पढ़ाई में मजा आता नहीं है। तो पूरे वीडियो को नहीं देखोगे ठीक से सीरियसली तो फिर आपको समझ में नहीं आता है। ओके, देखो बच्चों कि अगर आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को जानना है तो हमें यह जानना होगा पहले एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को कैसे जानेंगे। तो एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, v के ऊपर ये साइन लगाएंगे, इस पढ़ेंगे v बार। v बार जो होता है सो एवरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसा कि जानते हो कि वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब होगा वेलोसिटी इन राइट डायरेक्शन, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब होगा वेलोसिटी इन लेफ्ट डायरेक्शन। मतलब हमने रेक्टेंगुलर मोशन की चर्चा किया था, उसमें हमने बताया था कि अगर ये एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी जो होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और राइट से लेफ्ट अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो जिधर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी भी क्या होगा, नेगेटिव। हम समझाते हैं आपको। रेक्टेंगुलर मोशन में पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर यही फ्री फॉल मोशन आएगा तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग सामान्यतः पॉजिटिव लेते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। तो उस सेंस में पॉजिटिव वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और नेगेटिव वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, समझ आ रहा है? तो चलिए, हमने जैसा कि बताया था, मान लो कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना शुरू करता है, मूव करना शुरू करता है, मान लो इस पोजिशन से x1 से, और फिर वो चाहता है दूसरा पोजीशन x2। x1 पोजीशन को हमने a लिया था, x2 पोजीशन को b लेंगे और फिर यहां से रिटर्न आ जाता है पॉइंट c पर। इस स्थिति में इस पोजीशन को हमने x3 लिया था। स्टार्टिंग टाइम रीडिंग किया गया t1, जहां से पॉइंट a से चला, फिर कहां पहुंचा, पॉइंट b पे, वहां टाइम रीडिंग आया t2, फिर x2 से चला आया x3 पर, टाइम रीडिंग t3 आया। अब देखो, इस ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट करना शुरू किया, मूव करना शुरू किया पॉइंट ए से, बी होते हुए पॉइंट सी पे आ गया, इस ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमको अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, हमें अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अर्थात डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस कंडीशन में जो हमें डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होगा वह होगा x3 माइनस x1। ठीक, और इसमें देख लो, अगर हम नंबरिंग कर देते हैं, इसको मान लो 20 मान लेते हैं, इसको 40 पोजीशन को, इस पोजीशन को 60 मान लेते हैं। दिस इज -20। ओके, अब इस हिसाब से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो हमें ऑब्टेंड होगा वो हो जाएगा x3 का मतलब हो गया 40 माइनस x1 का मतलब हो गया -20, अर्थात ये हमें प्राप्त हो जाएगा 60 मीटर। अगर ये पोजीशन को मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टाइम रीडिंग इस प्रकार है कि यहां 0 सेकेंड, यहां आया, पहुंचने पर टाइम हो रहा था 15 सेकेंड, और यहां पर आते आते हो गया 20 सेकेंड, और फिर लौट करके जब यहां आया तब हो रहा था 25 सेकेंड। तो इस प्रकार ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, कहां से, ए से बी होते हुए सी पे पहुंचता है। इसमें टोटल टाइम कितना कंज्यूम्ड हुआ, 25 सेकेंड। यानी कि आदमी को
ए से बी होते हुए सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 25 सेकेंड लगता है। तो इस आदमी का जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, अर्थात ये जो 25 आया, ये 25 जो आया वो एक्चुअली टाइम इंटरवल हुआ। टाइम इंटरवल कितना हुआ? तो t3 माइनस t1, अर्थात 25 माइनस 00 इक्वल टू 25 सेकेंड। इस प्रकार एवरेज वेलोसिटी ऑफ मेन जो अगर हम फाइंड करेंगे वो डेल्टा x बाय डेल्टा t इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 60 मीटर बाय 25 सेकेंड। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा, इसको कैंसिल करो, 12 पंचे 60, 25 25, इसको भागा दोगे, 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी इतना मीटर पर सेकेंड हमें ऑब्टेन होगा। यानी कि एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल बॉडी या मीन फ्रॉम पॉइंट ए टू सी थ्रू बी, एवरेज वेलोसिटी में ऑब्टेन कितना हुआ? 2.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर इसी पार्टिकल का एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहां जो डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअली x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2। वैसे सिंपली तो समझ लो, यहां से यहां तक ये 20 हो जाएगा, ये 40 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 60, और फिर 20 ऐड कर दो तो ये क्या होगा? 80, और फिर यहां से 20 आएगा 100। देख लो तुम जोड़ करके, x2 कितना है? 60 माइनस करेंगे 20, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 20। और x3 40 माइनस x2 60, तो ये आ जाएगा 80, और ये माइनस 20 प्लस हो जाएगा प्लस 20। तो आप जानते हो कि ये टोटल कितना आ जाएगा? 100 मीटर। तो एवरेज स्पीड जो हमें प्राप्त होगा इसी पार्टिकल के लिए, इसी बॉडी के लिए, इसी मेन के लिए जो पॉइंट ए से चलता है, बी होते हुए सी पे पहुंचता है, उसके लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमें आ रहा है 100 मीटर, और टाइम इंटरवल लगा 25 सेकेंड। तो ये हमें प्राप्त हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या तो बराबर होगा या स्मॉलर होगा। ठीक, लेकिन ध्यान से देखो, यहां पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 2.4 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड कितना आया? 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ग्रेटर देन हो गया 2.4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप फाइंड आउट करते फ्रॉम ए टू बी के लिए, अगर स्पीड फाइंड करोगे और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें सेम आएगा। इसका मतलब यह भी ध्यान रखना होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है वह या तो लेस होगा या इक्वल होता है एवरेज स्पीड का। लेकिन एवरेज स्पीड से तो हमें यह प्राप्त होता है कि इस ड्यूरेशन में इसका स्पीड इतना रहा। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट था 0 से लेकर के 25 सेकेंड के बीच जो भी इंस्टेंट होगा, 5 सेकेंड पर, 10 सेकेंड पर, 15 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है और क्या स्पीड है, ये हमें ऑब्टेन्ड नहीं हो पाएगा। सो टू ऑब्टेन द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी मस्ट हैव आइडिया ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज speed of the particle, what is direction of velocity of the particle, to know it we must have idea of instantaneous velocity. How we get instantaneous velocity, how we obtain instantaneous velocity? तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या फर्क है? सो समझ में आया? एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। लेकिन हमें जानना है क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में लेस देन इक्वल टू होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड से, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन करेंगे, व्हाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड, जिसे हम लोग शॉर्ट में वेलोसिटी और स्पीड लेके चलेंगे,
उसे हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो वेलोसिटी को समझो। तो अगर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी का जो रेशियो है, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो है, अगर ये टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल होगा, ये टाइम ड्यूरेशन इज इनफाइनेटेसिमल स्मॉल होगा, वेरी लेस होगा, क्लोज टू जीरो होगा, इस कंडीशन को लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। तो लिमिटिंग केस अगर हम लगा देते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इस कंडीशन में हम इसे लिख सकते हैं डी एक्स बाय डी टी, और इसे हम लोग वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसे हम लोग ग्राफिकली समझने का प्रयास करें, तो अगर तुम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो, और ग्राफ मान लो एक कर्व लाइन हमें प्राप्त होगा, तो उस कर्व लाइन के किसी एक पॉइंट पे, हर कर्व लाइन का हर पॉइंट क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम होगा, पर पोजीशन होगा, और हर पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट का जो अपना अपना अलग अलग स्लोप होगा, और हर स्लोप जो है सो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और ये डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का। तो ये बहुत ही ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको जानना होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इस प्रकार, तो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। इस कंडीशन से हमें भी इसका क्या होता है, कांस्टेंट प्राप्त होगा। लेकिन यही ग्राफ अगर कर्व हो जाएगा, हर पॉइंट पे स्लोप चेंज करेगा, ये हमें ग्राफ से पता चलेगा हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, बदल रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सो दिस कैलकुलेट, मतलब इसका मतलब हो गया कि हम लोग इक्वेशंस को डेरिवेटिव के थ्रू, अगर हम इक्वेशन में डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, तो हम बिना ग्राफ को यूज किए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस इंस्टेंट किस तरह से वेलोसिटी में चेंजेज होगा, किस इंस्टेंट क्या वेलोसिटी हमें प्राप्त होगा। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और इससे हम बहुत ही ज्यादा करेक्ट एग्जैक्ट क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाँ, लेकिन ध्यान रखना होगा कि ये चीज जानना होगा कि वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के केस में क्या हो जाता है। मान लो ये सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ में अगर हम दो पॉइंट लेते हैं ए और बी, और ये एंगल बहुत छोटा होता है डी थीटा, मान लो ए बी बहुत क्लोज है, थोड़ा हम दिखा रहे हैं बड़ा, लेकिन मान लो बहुत क्लोज है, तो ये एंगल डी थीटा हो जाएगा, पॉइंट ए और बी होगा। तो अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा, इस कंडीशन में जो आर्क और ये जो कॉर्ड है उसका लेंथ लगभग सेम हो जाएगा। सो इस स्थिति में जब एंगल डिस्प्लेसमेंट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में फाइंड आउट करते हो, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, सेम होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो हम लोग इस बात को समझ के रखेंगे। हाँ, वेलोसिटी में और स्पीड में क्या फर्क होगा कि वेलोसिटी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में आपको समझ आया होगा। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं, और उस क्वेश्चन को डील करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर हो, तो हमें फाइंड करना है इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब फाइंड आउट करेंगे तो किसी किसी टाइम पर होगा। जैसे मान लो इसमें वेलोसिटी फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो v का मतलब हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसे हम लोग सिंपल में वेलोसिटी बोलेंगे, वो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट का हो जाएगा 0, और बी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव अपने कैलकुलस पढ़ा होगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो ये पावर पीछे आएगा 2bt आ जाएगा। अब ये वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम हो गया 2b और t, मान लीजिए b कोई कांस्टेंट है जो इसका अपना एप्रोप्रिएट यूनिट होगा, और हम व्हाट एवर वैल्यू ऑफ t पुट करेंगे उस प्रकार हमको क्या होगा, हर टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी ऑब्टेन होगा। लेकिन अगर हमें यही पूछ दिया कि t1 और t2 टाइम इंटरवल के बीच क्या एवरेज स्पीड होगा, उस एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, xt2 माइनस xt1 बाय t2 माइनस t1 का
कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अर्थात यहां पर a प्लस बी T2 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी T1 का स्क्वायर बाय T2 माइनस T1 लेंगे, और यहां क्या होगा, ये कैंसिल होगा, b कॉमन होगा, T2 स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर बाय T2 माइनस T1 हमें प्राप्त होगा। और ऊपर नीचे अगर गौर करोगे तो क्या होगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a माइनस बी है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये हो जाएगा b इंटू T2 प्लस T1। अगर आपको T1 और T2 अगर टाइम इंटरवल दिया रहेगा 4 से 5 सेकंड या 5 से 6 सेकंड, आराम से आप क्या कर सकते हो, इस रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हो। तो हमें लगता है आपने कुछ ना कुछ समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।